नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं और एनडीए की तरफ से प्रस्तावित है द्रौपदी मुर्मू का नाम, जो कि एक संथाली आदिवासी हैं और सक्रिय राजनीति में रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कई बार उड़ीसा में विधायक और नवीन पटनायक के साथ गठबंधन वाली सरकार में मंत्री भी रही हैं। 2021 तक वे झारखंड की राज्यपाल भी रही हैं। मीडिया की खबरों के मुताबिक अगर कहें तो मोदी जी ने फिर से एक बार मास्टर स्ट्रोक खेला है और द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति पद के लिए प्रस्तावित कर विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। एक आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद के लिए नामांकित कर आदिवासी समाज को वह सम्मान दिया है जो पिछली सरकारें नहीं दे पाईं। द्रौपदी मुर्मू आरएसएस, बीजेपी के पहचान की राजनीति यानी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को मजबूत बनाने वाले शायद बेहतरीन विकल्प साबित हों, परंतु देश की लगभग 8% आदिवासी आबादी को इससे क्या हासिल होगा। आरएसएस की आदिवासियों के बीच में तरह तरह के वनवासी संगठनों के माध्यम से एक गहरी पैठ बनी है। 1940 के दशक से ही आरएसएस देश के उन क्षेत्रों में जहां आदिवासी बड़ी संख्या में हैं वहां काम कर रही है। इन वनवासी संगठनों ने हजारों सेंटर्स के माध्यम से आदिवासियों के बीच अपनी पैठ बनाई है और सांस्कृतिक रूप से उन्हें हिंदुत्व के करीब लाने के लिए अथक प्रयास किया है और इस सब का फ़ायदा मिला बीजेपी को अपने वोटों का आधार बढ़ाने में। इन वनवासी कल्याण संगठनों के माध्यम से चुनाव के दौरान बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया जाता है और इसका परिणाम भी आने लगा है। 2019 के लोकसभा चुनावों के नतीजे इस बात को इंगित करते हैं कि भाजपा आदिवासियों के बीच पहली पसंद बन चुकी है। 2019 के चुनावों में भाजपा को 41% आदिवासी वोट मिले हैं। आदिवासियों के बीच में लंबे समय से काम करते हुए आरएसएस ने उन्हें हिंदुत्व के करीब लाने की कोशिश की है और क्रिश्चियन मिशनरी संगठनों द्वारा धर्मांतरण के खिलाफ अभियान चलाकर उनके घर वापसी के प्रयास किए हैं। आरएसएस का यह प्रयास रहा है कि आदिवासियों की गिनती हिंदुओं के रूप में की जाए, जबकि आदिवासी प्रकृति के उपासक होते हैं, परंतु उसके बावजूद जनगणना दर जनगणना ऐसे लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है जो अपनी गिनती अदर रिलीजन की कैटेगरी में करा रहे हैं। अगली जनगणना 2021-22 के लिए आदिवासी समुदाय अलग धर्म कोड, सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान ट्राइबल रिलीजन कोड था, जिसे आज़ादी के बाद 1951-52 की जनगणना में भी जारी रखा गया, मगर 1961-62 की जनगणना में इसे समाप्त कर दिया गया। 6 फरवरी 2020 में भोपाल में आयोजित एक बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि 2021 की जनगणना में आदिवासी अपना धर्म हिंदू लिखवाएं, जबकि विभिन्न आदिवासी समूह इस बात के विरोध में हैं। आरएसएस की यह भी मांग है कि धर्म परिवर्तन कर क्रिश्चियन या मुस्लिम बन जाने वाले आदिवासियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। आज देश के विभिन्न हिस्सों में आदिवासी अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सेवा नहीं मिलेगा। आप लोग पहले आता है जय जवान जय किसान, लेकिन हमको आज शर्म आता है कि आप लोग हमारे लिए देखते नहीं है। देश के ज़्यादातर आदिवासी इलाके प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात इत्यादि राज्य खनिज संसाधनों से भरपूर हैं। उदारीकरण के इस दौर में पिछले 30 सालों से इन संसाधनों के लूट की होड़ मची हुई है, जिसे लेकर यहाँ के आदिवासी आंदोलनरत हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड इन सभी राज्यों में अडानी, अंबानी और अन्य उद्योगपतियों को भारत सरकार ने विभिन्न समझौतों के माध्यम से माइनिंग अधिकार दिए हैं। राष्ट्रीय खनन नीति 2019 के द्वारा प्राइवेट कंपनीज को ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग अधिकार देने और प्राइवेट सेक्टर के लिए डेडिकेटेड मिनरल कॉरिडोर बनाने पर विशेष जोर दिया गया है और प्राइवेट सेक्टर्स को मदद करने की नीयत से टैक्स संबंधी सुधारों पर भी जोर दिया गया है। चल!
भारत सरकार की इस राष्ट्रीय खनन नीति को केंद्रीय कैबिनेट ने 28 फरवरी 2019 को मंजूरी दे दी। संसाधनों की इस संस्थागत लूट के खिलाफ देश में आवाज़ें उठती रही हैं। कॉमन कॉज बनाम भारत सरकार नामक सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष PIL डालकर राष्ट्रीय मिनरल पॉलिसी 2008 का विरोध किया गया था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद भारत सरकार ने 2019 में जो नई नीति बनाई है वह भी निजी पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाला ही है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर आदिवासी विस्थापन और संसाधनों की लूट को रोका नहीं जा सकता। पिछले 1 साल से छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में वहां के आदिवासी अपनी मांगों को लेकर लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन उनकी कोई नहीं सुन रहा। इसी तरीके से हाल ही में गुजरात में पार तापी नर्मदा लिंकिंग प्रोजेक्ट के खिलाफ साउथ गुजरात में आदिवासी लोगों ने आंदोलन किया। इस प्रोजेक्ट की वजह से 61 गांव और 2500 लोग प्रभावित होंगे। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 आदिवासियों के ज़मीन पर अधिकार को संरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे, जिसे केंद्र की भाजपा सरकार ने 2016 में अध्यादेश जारी कर आदिवासियों की भूमि को औद्योगिक इस्तेमाल के लिए आसानी से हस्तांतरित करने का रास्ता प्रशस्त कर दिया, जिसका आदिवासियों ने जमकर विरोध किया और इसी के खिलाफ शुरू हुए पत्थलगड़ी आंदोलन को कुचलने के लिए भाजपा की रघुवर दास सरकार ने खुलकर दमन चक्र चलाया और पूरी आबादी के लगभग 10% लोगों को जेलों में डाल दिया। उन पर झूठे मुकदमे लगाए और उस दौरान झारखंड की राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और रघुवर दास की सरकार ने आदिवासियों के खिलाफ खड़े होकर और उद्योगपतियों के पक्ष में खड़े होकर भू अधिग्रहण का रास्ता साफ करने की कोशिश की, परंतु आदिवासी समाज के घोर विरोध की वजह से ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके। जल, जंगल और ज़मीन की रक्षा के लिए आदिवासी समाज ने हमेशा ही संघर्ष किया है और जिस तरीके से डेडिकेटेड माइनिंग कॉरिडोर बनाकर प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को तेज़ किया जा रहा है, आदिवासियों का गुस्सा बढ़ना लाजमी है। ऐसे में एक महिला आदिवासी को राष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत कर वाकई मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। तो मैं सीमा फिर मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा।